लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, जो हमारा 3.6 एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्री ऑपरेशन दैट इज बेस्ड ऑन द एक्सरसाइज 3.4। अब हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस कैसे रो और कॉलम के ऊपर अप्लाई करे जाते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस कैसे रोज और कॉलम के ऊपर अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और कॉलम। किसी भी दो रो और दो कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। रो को इंटरचेंज करेंगे या फिर कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, जिससे उस मैट्रिक्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैट्रिक्स जरूर चेंज होगी। जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी मैट्रिक्स है। मैंने इसमें क्या किया, रो के ऊपर ऑपरेशन लगाया। रो के ऊपर ऑपरेशन लगाने का मतलब है r1 इंटरचेंज बाय r2, मतलब r1 और r2 को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या आएगा। जो फर्स्ट रो थी वो सेकंड रो में चेंज हो जाएगी, जो सेकंड रो थी वो फर्स्ट रो में चेंज हो जाएगी। क्या आएगा 4 5 6 1 2 3 और 7 8 9। जो हमारी r1 और r2 थी वो दोनों आपस में इंटरचेंज हो गई, बट आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैट्रिक्स जरूर हमारी डिफरेंट होगी, मतलब जो r1 के एलिमेंट थे वो r2 में चेंज हो गए, बट आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो जैसे ये है, इसके ऊपर मैंने ऑपरेशन लगाया c1 इंटरचेंज बाय c2, इट मींस कॉलम c1 c2 से इंटरचेंज हो रही है। तो c2 यहां पे आ जाएगा c1 के प्लेस पे, और 1 4 5 1 4 7 और 3 6 9, c1 c2 से क्या होगी, इंटरचेंज होगी, जिससे कोई भी आंसर के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद मान लो हम देखते हैं, जैसे मान लो ये हमारी इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन 2x + 3y = 5 और 5x - 7y = -2। ये एक ऑपरेशन है। मान लो इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट करना है। देखो मैं आपको इसी ऑपरेशंस की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। मान लो मुझे इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट करना है, देखते हैं क्या कैसे राइट करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन भी है डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में। क्या आएगा 2 3 5 - 7, ये आ गया। अब मान लो मैं इसको इंटरचेंज करके लिखता हूं। मान लो मैंने इसमें r1 इंटरचेंज बाय r2 कर दिया, r1 को r2 से इंटरचेंज कर दिया, क्या आएगा 5 - 7 2 3, मतलब r2 r1 में चला गया, r1 r2 पे आ गया। अभी देखो मान लो मैं इस मैट्रिक्स को मैं ऐसे राइट कर दूं, ये इस मैट्रिक्स को मैंने ऊपर राइट कर दिया, इस मैट्रिक्स को नीचे राइट कर दिया। 5x - 7y = -2, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 2x + 3y = 5, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने मैट्रिक्स को चाहे इस अलजेब्रिक इक्वेशन को पहले लिख लो बाद में लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लो कि जिस मैट्रिक्स को मैं राइट कर रहा हूं तो क्या आएगा 5 - 7 2 3, और जो हमारी ये टर्म होती है इसको बोलते हैं कांस्टेंट की टर्म से। ये मान लो a ही है, तो एक दूसरी इक्वेशन हमारी क्या होगी b होगी, दैट इज 5 और -2। यहां पे b क्या आएगा हमारा -2 और 5। इसमें हमने क्या किया कि इसको इंटरचेंज कर दिया, चाहे हम इसको ऊपर लिखे पहले लिखे बाद में, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो मैं इस इक्वेशन के ऊपर कॉलम ऑपरेशन लगानी है, तो मैं यहां पे लगाया रो ऑपरेशन लगाया। रो ऑपरेशन मैंने क्या देखा, जो कि मैं इसको इस अलजेब्रिक इक्वेशन को यहां लिख दूंगा। जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन है, मैंने इसको फर्स्ट पे लिख दिया, इसको सेकंड पे लिख दिया, तो मैट्रिक्स जरूर चेंज हो रही है, बट आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो यहां पे x और y की वैल्यू 1 1 आ रही है, तो यहाँ पे भी x और y की वैल्यू 1 1 ही आएगी, कोई भी उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो हम इसी के ऊपर ही कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं। कॉलम ऑपरेशन कैसे लगाएंगे देखते हैं। मान लो मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट किया 2 3 5 - 7। अब इसमें मैंने c1 इंटरचेंज c2 कर दिया, तो क्या आएगा 3 - 7 2 5, c1 को c2 से इंटरचेंज कर दिया। क्लियर। जो अगर मान लो मैं इसको अब इस अलजेब्रिक को कॉलम इंटरचेंज करता हूं, कॉलम इंटरचेंज करने का मतलब है पहले x था और यहां पे y है, इसको मैंने इंटरचेंज करके कैसे लिख दिया मैंने 3y + 2x और -7y + 5x, इसको बाद में लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 5 और -2। क्लियर। अब इसको मान लो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखता हूं, तो क्या आएगा 3 - 7 2 5। मैट्रिक्स जरूर चेंज होगी, बट एक्चुअल में हम देखते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन तो हमारी यही है। इस अलजेब्रिक इक्वेशन को आप जैसे मर्जी राइट करो, पहले राइट करो बाद में राइट करो, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये हमारा था इस टॉपिक के अंदर, जब हम दो रोज और दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो मैट्रिक्स जरूर चेंज होगी, बट उसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ओके, प्रॉपर्टी
थर्ड प्रॉपर्टी क्या देखते हैं, एडिशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम टू द corresponding element of row or column multiply by non-zero number। इसके अंदर क्या बोला गया कि हम किसी भी रो और कॉलम को आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के रो और कॉलम को आपस में ऐड कर सकते हैं और ऐसे ऐड कर सकते हैं कि हम उसमें कोई किसी भी नॉन जीरो नंबर के को हम किसी भी मतलब किसी भी रो और कॉलम के एलिमेंट को हम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं 2 1 5 6, मान लो ये एक मैट्रिक्स है तो मैं इसमें क्या ऑपरेशन लगा सकता हूँ, देखो एडिशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम। मान लो मुझे इन दोनों इस रो के एलिमेंट को ऐड करना है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है जो अगर 1 में 6 ऐड हो रहा है तो 2 में 5 ऐड होगा। मतलब क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, r1 अप्रोचेस टू r1 प्लस 2 r2, ऐसा कुछ भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। क्या ऑपरेशन है, एडिशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम। मैं रो के एलिमेंट को भी ऐड कर रहा हूँ टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इस एलिमेंट को आपस में ऐड कर सकते हैं या फिर इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। ये जो ऑपरेशन लगाया मैंने इसके ऊपर और इसके ऊपर लगा हुआ है बाय द नॉन जीरो नंबर से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। दोबारा देखते हैं, एडिशन ऑफ द एलिमेंट, इन एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना है, चाहे वो रो की हो चाहे वो कॉलम की। मैंने यहाँ पे रो का ऑपरेशन लगाया है, इसका मतलब भी कॉलम का ऑपरेशन लगाएंगे और ऐसे ऐड कर सकते हैं कि मैं उस दूसरी वाली रो को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो r1 में क्या है, अब क्या आएगा इसमें चेंज करके देखते हैं। r1 अप्रोचेस टू r1 प्लस 2r1 r2 कितना है, दैट इज 2 प्लस 2 और इसके कोरस्पॉन्डिंग 5, इसके कोरस्पॉन्डिंग r2 कितना है, दैट इज 5। तुम्हारा क्या आ जाएगा 2 प्लस 10 दैट इज 12 आ जाएगा। और सेकंड रो में सेम ही रहेगा क्योंकि r1 पे ऑपरेशन लग रहा है तो r1 के एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। अब ऐसे इस पे ऑपरेशन लगाएंगे, क्या आएगा 1 प्लस 2 इनटू में r2 हमारा क्या है, इसके अकॉर्डिंग r2 हमारा 6 होगा, क्या आएगा 1 प्लस 12 दैट इज 13। जो अगर r1 ही है तो r2 ये होगा, r1 ही है तो r2 ये होगा, मतलब पूरी रो r1 है। जो अगर r1 का मैंने एलिमेंट 2 लिया तो r2 का एलिमेंट 5 लेना पड़ेगा। जो अगर r1 का एलिमेंट मैंने 1 लिया तो r2 का एलिमेंट 6 लेना पड़ेगा। मान लो इस पे कोई भी ऑपरेशन और लगा सकता हूं, r1 अप्रोचेस टू r1 माइनस 3r2, ऐसा कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, चाहे प्लस का चाहे माइनस का। ये तो मैंने रो के ऊपर ऑपरेशन लगाया, अब इसके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे कॉलम का। जैसे c1 अप्रोचेस टू c1 प्लस 5c2, क्या लिखा है, हम इसमें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड या फिर सबट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इनको आपस में ऐड भी कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एडिशन और सबट्रैक्शन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम। मान लो मैं इन दोनों पे ऑपरेशन लगा रहा हूं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये होगा और ऐसे ऐड कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय द नॉन जीरो नंबर। हमने जो दूसरे कॉलम का ऐड करना है उसमें किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नॉन जीरो नंबर प्लस का 5 भी आ सकता है, माइनस का 5 भी आ सकता है। c1 अप्रोचेस टू c1 प्लस 5c2 है तो c1 इसके अंदर क्या है हमारा, दैट इज 2, क्या आएगा 2 प्लस 5c2। अब ये c1 है तो इसके अकॉर्डिंग c2 क्या होगा हमारा 1 होगा, क्या आएगा 2 प्लस 5 दैट इज 7। मतलब जो हमारे c1 के एलिमेंट थे वो चेंज हो जाएंगे। c1 में क्या लिखा, c1 अप्रोचेस टू 5c2, c1 जो 2 है इस 2 के अकॉर्डिंग c2 क्या होगा 1 होगा। अब 2 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, दैट इज 7 आ जाएगा। अब इसके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, c1 अप्रोचेस टू c1 प्लस 5c2, जो अगर ये पूरी c1 है, c1 में जो अगर 5 ले रहा हूँ तो c2 में क्या आएगा 6 आएगा। जो अगर 5 लूँगा तो क्या आएगा 5 प्लस 5 और इस 5 के ऊपर इस ये c1 है ये c2 है, c2 में एलिमेंट क्या आएगा हमारा 6 आएगा, क्या आएगा 5 प्लस 30 दैट इज 35 और ये एलिमेंट हमारे सेम रहेंगे। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, c1 पे ऑपरेशन लगाया, c1 पे ऑपरेशन लगाने से क्या होगा c2 से सेम ही रहेगा। c1 पे कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, वो हमारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। जो अगर मैं c1 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, जो अगर मैं c1 में 2 ले रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग c2 हमारा 1 रहेगा, c1 में 5 ले रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग हमारा c2 6 होगा। जो अगर r1 और r2 पे लगा रहा हूँ, जो अगर r1 ये ले रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग r2 का ये एलिमेंट लेंगे, जो अगर r1 भी ये ले रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग r2 का ये एलिमेंट लेंगे। क्वेश्चन में उसमें क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज में इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेने हैं। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब
1 के 2 के कोरस्पॉन्डिंग 5 होगा, 1 के कोरस्पॉन्डिंग 6 होगा। अभी तक हमने तीन ऑपरेशंस पढ़े। फर्स्ट ऑपरेशन में क्या पढ़ा कि उसको आपस में इंटरचेंज हम कर सकते हैं, और सेकंड ऑपरेशन में क्या करा, किसी भी रो या फिर कॉलम को हम स्केलर नंबर से, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे कॉलम का हो चाहे रो का हो। और थर्ड वाले में हमने क्या पढ़ा कि हम किसी भी उसमें एडिशन ऑफ एलिमेंट कर सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में, और नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके। r1 अप्रोचेस टू r1 प्लस k r2, k कुछ भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, या फिर c1 अप्रोचेस टू c1 प्लस k c2। इसको एक दो क्वेश्चंस पे ट्राई करके देखो, फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, हुज इन्वर्स एग्जिस्ट, जिसका इन्वर्स कुछ एग्जिस्ट करेगा उसको बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। जैसे हम ये देख रहे हैं कि लेट ए एंड बी आर द टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, दो हमने मैट्रिक्स ले ली ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली, तो क्या आएगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू ए। अब ऐसा क्यों आया, क्या रीजन है, इसको डिटेल में समझते हैं। इसको मैं स्लाइड कर सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू आई, और यहाँ से क्या आएगा, दैट इज बी ए इज इक्वल टू आई। इट मींस जब हमने एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है। तो इट मींस ये B क्या हुआ, इज द इनवर्स ऑफ A। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम एक मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। मतलब जब मैंने A को A के इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मीनिंग ये होगा कि B A का इनवर्स होगा। ऐसे यहाँ पे जब मैंने b को a से मल्टीप्लाई किया तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली, इट मींस a b का इनवर्स होगा। तो इसको लिख सकता हूं b इनटू में b का इनवर्स इज इक्वल टू i। तो इट मींस जो b है वो क्या है, इज द इनवर्स ऑफ b, ये b का इनवर्स होगा। इससे ये पता लगा जब हम किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। b इनटू में b का इनवर्स इनटू में इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और a क्या हमारा b का इनवर्स होगा। ऐसे यहाँ पे b क्या होगा, a का इनवर्स होगा। इसको एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। मान लो a ले लिया मैंने, दैट इज 1 2 2 3, और b ले लिया 2 -1 और -3 2। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा, क्या आएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, 2 को 2 के साथ करेंगे 4, 3 को -1 के साथ करेंगे -3, फिर 2 को -3 के साथ करेंगे -6, और 3 को 2 के साथ करेंगे दैट इज 6, और 1 को 2 के साथ करेंगे 2, और -2 को -1 के साथ, 2 को -1 के साथ करेंगे -2, फिर 1 को -3 के साथ करेंगे -3, और 2 को 2 के साथ करेंगे दैट इज 4। क्या आएगा, a b इज इक्वल टू 1 0 0 1। ये हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी जब हमने a को b से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो b मैट्रिक्स है वो कोई अलग से मैट्रिक्स नहीं, इज द इनवर्स ऑफ a, ये a का इनवर्स है। इट मींस जो a इनवर्स है वो किसके इक्वल होगा, हमारा b के, और b हमारा क्या है, दैट इज 2 -3 -1 और 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलने का मीनिंग ये है कि जो b है वो a का इनवर्स है, ये a का इनवर्स है। मान लो हम इसको b के मैट्रिक्स से करते हैं, b a इक्वल टू a चेक करता हूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा या नहीं आएगा। b कितना है, 2 -3 -1 और 2, और a कितना है, 2 3 1 2। अब इसको चेक करते हैं क्या आएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 को 2 के साथ करेंगे क्या आएगा 4, -3 को 1 के साथ करेंगे आएगा -3, फिर 2 को 3 के साथ करेंगे 6, -3 को 2 के साथ करेंगे क्या आएगा 6 आएगा, और -3 को 2 के साथ करेंगे आएगा -6 आएगा, और -1 को 2 के साथ करेंगे -2, 2 को 1 के साथ करेंगे 2, और -1 को 3 के साथ करेंगे -3, 2 को 2 के साथ करेंगे आएगा 4 आएगा। इसको सॉल्व करके क्या बन गया हमारा 1 0 0 1। इसको मल्टीप्लाई करके हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या पता लगा कि जो A है वो क्या है, B का इनवर्स है, इज द इनवर्स ऑफ B। जो A है वो किसका इनवर्स है, B का इनवर्स, मतलब B इनवर्स इज इक्वल टू A। मतलब B को जब मैंने उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करा तो मुझे क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। मतलब आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो हमने इसके ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा। ऑपरेशंस में क्या पढ़ा, जब हम उसके रोज को आपस में 2 रोज या 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, या फिर ये कर सकते हैं
ऑपरेशन तो हमने ये पढ़ा। सेकंड ऑपरेशन में हमने क्या पढ़ा, किसी भी रो को हम उसको एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर किसी भी कॉलम को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड ऑपरेशन में क्या करा, किसी भी रो के अंदर उससे कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग बाय द नॉन जीरो नंबर। जैसे r1 अप्रोचेस टू r1 प्लस 2r2, मतलब दो रोज को आपस में ऐड कर सकते हैं जब मैं किसी भी दूसरी रोज को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करूं। वो एग्जांपल लेके बताया था मैंने। उसके बाद हमने पढ़ा इन्वर्टेबल ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। उसमें हमने पढ़ा कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके मुझे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, तो सेकंड वाली मैट्रिक्स फर्स्ट वाले का इनवर्स होगी। कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल लिया a b = i मिला तो b इनवर्स होगा a का, b = i मिला तो a इनवर्स होगा किसका, b का। ओके, आज हमने ये डिस्कस किया।